हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोगों के लिए आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं वर्ग दशम के लिए बहुत ही अच्छा विषय ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, भारत संसाधन एवं इसका उपयोग। जैसा देखिए प्यारे बच्चों, संसाधन क्या होता है, जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, प्रथम विश्व सम्मेलन कब हुआ, वो होता क्या है, तो ये सब सारा कुछ हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो मेरे साथ क्या रहिएगा, जुड़े रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग के सपोर्ट से मात्र 4 दिन में 500 सब्सक्राइबर हो गया है। तो इस प्रकार से आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोग से हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं और नए नए वीडियो एकदम आसान भाषा में नई तरीके से लेकर आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। चलिए प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए ही आप लोग के लिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पहला क्या है, संसाधन क्या है। सबसे पहले संसाधन, क्योंकि इकाई 1 में संसाधन के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले समझना है संसाधन क्या है। देखिए, संसाधन मतलब कि वे सभी वस्तुएं, प्रकृति में पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारी जरूरत को पूरा कर दे, उसे संसाधन कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने सभी वस्तुएं, क्या क्या इससे कपड़ा क्या है, संसाधन। जल क्या है, संसाधन है। जो वस्तु मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है वो क्या कहलाएगा, संसाधन। इसका मतलब कि वैसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। मतलब वे सही वस्तुएं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, कितना अच्छा डिफिनेशन हो गया, जो हमारी आवश्यकता पूर्ति कर रहा। जैसे हो गया कपड़ा, मकान, कोई भी चीज, जल, पेंसिल, पेन, जो भी वस्तु हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब समझते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण मतलब संसाधन कितने भागों में बांटा गया है। हम जानते हैं क्लास 10th के अनुसार संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन कौन सा है, उसका प्रकार जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है, तो वह ऐसा संसाधन जिसमें सजीवता का लक्षण पाया जाएगा, जो सजीव होगा, जिसमें सजीव का गुण पाया जाएगा, जो सांस लेता हो, जो चलता हो, इसमें सजीवता का गुण पाया जाएगा, वो क्या होगा, जैव संसाधन। अजैव संसाधन होगा जो निर्जीव होगा, सजीवता गुण जिसमें नहीं पाया जाएगा, वो क्या होगा, अजैव संसाधन। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जैव संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसमें सजीवता का लक्षण पाया जाता है। जिसमें सजीवता का लक्षण पाया जाता है। अजैव में क्या हो गया, वैसा संसाधन जिसमें सजीवता का लक्षण नहीं पाया जाता है। देखिए मेरे बच्चों, जिसमें सजीवता का लक्षण पाया जाएगा उसे कहेंगे जैव संसाधन, और जिसमें सजीवता का लक्षण नहीं पाया जाएगा उसे कहेंगे अजैव संसाधन। जैव संसाधन का एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, जैसे में हो जाएगा, जैव संसाधन में क्या हो जाएगा, जैसे में हमारा हो गया पेड़ पौधा, है ना, पेड़ पौधा,
मानव, मानव भी एक संसाधन है। पशु पक्षी, पशु पक्षी जितना है इससे सजीवता का लक्षण पाया जाएगा, वो क्या होगा? जैव संसाधन। अजैव संसाधन को उदाहरण ले लेते हैं। अजैव संसाधन में जैसे हम हो जाएगा, अजैव संसाधन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जैसे कि लकड़ी, लकड़ी क्या है? अजैव संसाधन है। मिट्टी, मिट्टी क्या है? अजैव संसाधन है। ईट, ईट क्या है? अजैव संसाधन है। ये सब में सजीवता का लक्षण पाया नहीं जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, अब आता है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। समझना है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो वैसा संसाधन, नवीकरणीय, देखिए नाम से अर्थ निकालिए। नवी मतलब नया, नया करने के लिए, मतलब वैसा संसाधन जिस जो नया रूप में प्राप्त हो सकता है, मतलब वैसा संसाधन जो पुनः प्राप्त हो सकता है। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं नवीकरणीय को बोलता है चक्रीय संसाधन भी, एग्जाम में आता है। चक्रीय संसाधन क्या है, अचक्रीय संसाधन क्या है प्यारे बच्चों? तो इससे कंफ्यूजन में नहीं होना है। यही हो गया अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। तो देखिए चक्रीय संसाधन मतलब नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब वैसा संसाधन जो एक बार समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद जिसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो होगा नवीकरणीय संसाधन। जैसे देखिए जल, जल क्या होगा? एक बार समाप्त होने के बाद जल फिर से वर्षा होगी, फिर से जल आएगा। वायु, वायु क्या होगा? कभी समाप्त नहीं होता। तो वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो होता है नवीकरणीय संसाधन। और वैसा संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाए तो जिसको पुनः प्राप्त किया नहीं जा सकता है, वो होगा अनवीकरणीय संसाधन। जैसे जैसे में कोयला, कोयला एक बार समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम एक बार समाप्त हो जाएगा, जल्दी प्राप्त उसको नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा उसको बनने में। इसलिए देखते हैं कोयला कितना महंगा रहता है, पेट्रोलियम कितना महंगा रहता है। तो जितना खनिज है सब क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन, मतलब जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या नवीकरण क्या होता है बच्चों? मतलब वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे, जैसे में हो जाएगा वायु, जल, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो कि सूर्य के प्रकाश से बनता है। सूर्य का प्रकाश तो कभी समाप्त ही नहीं होगा, तो क्या हो गया? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय मतलब वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। इसमें भी जैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसमें कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। एग्जाम में देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक में, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहां से उठाता है अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन है, नवीकरणीय संसाधन कौन कौन है। एग्जाम में दे देगा सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन देगा, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन दे देगा। तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन दे देगा। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? या फिर ऐसे दे देगा कोयला कौन सा संसाधन है, तो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। इस सबको एग्जाम में बार बार आता है प्यारे बच्चों, इस समय कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना है, अगला क्या है? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए पहला क्या दिया? व्यक्तिगत संसाधन। स्वामित्व मतलब होता है अपने आधार पर, अपना अधिकार के आधार पर। स्वामित्व मतलब होता है अधिकार के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब समझना है व्यक्तिगत संसाधन क्या है, मतलब वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। मतलब कि वैसा संसाधन
जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे, इसमें जैसे में हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे में आ जाएगा खेत, मकान, ये सब। अच्छा, खेत पर क्या है? किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा, जिसके नाम से खेत रहेगा उसी का अधिकार होगा। अगर जो कोई व्यक्ति मकान बनाया तो मकान पर क्या होगा? किसी खास व्यक्ति का अधिकार रहेगा। तो क्या हो गया? ये हो गया व्यक्तिगत संसाधन, जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। अब आते हैं सामुदायिक संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसमें पूरे समुदाय का अधिकार हो। गांव में देखते हैं एक समुदाय बनता है, उसमें क्या होता है? सामुदायिक भवन होता है। तो उस पर क्या होता है? उसी समुदाय के लोगों का अधिकार होता है। एक कुआं रहता है, कुआं के जल से सब लोग लाभ लेता है, कौन लोग? जो एक समुदाय के लोग हो। वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, किसी समुदाय का अधिकार होता है, वो क्या होता है? सामुदायिक संसाधन। मतलब वैसा जिस पर नाम से ही पता चल रहा है सामुदायिक मतलब पूरे समुदाय का, व्यक्तिगत मतलब किसी खास व्यक्ति का। तो सामुदायिक संसाधन क्या हुआ? वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे में होगा प्यारे बच्चों, जैसे में हो जाएगा सामुदायिक भवन, सामुदायिक भवन हो जाएगा, सामुदायिक भवन। कुआं, गांव में लोग क्या करते हैं? कुआं से पानी पीते हैं, तो कुआं भी क्या होगा? समुदाय के अंतर्गत आएगा। अब देखिए भैया, तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन, वैसा जिस पर किसी देश का अधिकार हो, मतलब वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो, किसी राष्ट्र का अधिकार हो, वो क्या होगा? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे में देखिए प्यारे बच्चों, जैसे भारत देश है, तो भारत देश में क्या है? लाल किला। लाल किला पर किसका अधिकार है? पूरा देश का अधिकार है। कोई व्यक्ति जा रहा, लाल किला घूम के आए जा रहा। आगरा का ताजमहल, ताजमहल पर किसका अधिकार है? ताजमहल पर पूरे भारत देश का अधिकार है। तो वैसा संसाधन जिसे पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, पूरा देश का अधिकार होता है, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अब आता है प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय संसाधन। मतलब वैसा संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार हो, जिसपे संपूर्ण विश्व का अधिकार हो, मतलब जिस पर पूरा विश्व का अधिकार होता है, वो क्या होता है प्यारे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जिसपे पूरा दुनिया का अधिकार हो। जैसे सूर्य, सूर्य पर क्या है? किसी सूर्य पर क्या है? पूरा विश्व का अधिकार है। ऐसा थोड़ी है कि सूर्य पर अमेरिका का अधिकार होगा, चंद्रमा जो होगा वो रूस के अंतर्गत आएगा, नहीं। चंद्रमा जो है, सूर्य जो है, क्या है? उस पर पूरा देश का अधिकार है, पूरा विश्व का अधिकार है। तो वैसा संसाधन जिसका पूरा विश्व का अधिकार होता है, वो क्या होता है प्यारे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए प्यारे बच्चों, अब आता है विकास के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया। अब देखिए, ये चारों जो है ना, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन, ये चारों जो है ना लगेगा एक ही जैसा, ये एक दूसरे से मिला हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। इसमें बच्चा को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि विकास के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया? लिखे पर्सनली ऑब्जेक्टिव में देता है प्यारे बच्चों। संभाव्य संसाधन क्या है? क्या लिखना? वैसा संसाधन जो कि भविष्य में जिसको प्राप्त करने की संभावना है, जिसका विकास हो चुका है, मतलब वैसा संसाधन जिसका खोज हुआ है, खोज हो चुका है, लेकिन इसका उपयोग अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसको भविष्य में उपयोग करने की संभावना है कि आने वाली पीढ़ी जो होगी, नए नए तकनीक आएगा, तो क्या होगा? हम लोग उस संसाधन का उपयोग करेंगे। मतलब कि वैसा संसाधन, वैसा जिसको भविष्य में प्राप्त करने की संभावना है। वैसा संसाधन
जिसको भविष्य में प्राप्त करने की संभावना है, इसे कहते हैं संभाव्य संसाधन। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे में जान रहे हैं गुजरात और राजस्थान में, गुजरात एवं राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन करने का बात चल रहा है कि भाई राजस्थान में, गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का निर्माण होगा और इससे बिजली उत्पन्न किया जाएगा। लेकिन कुछ तकनीक है जिसका अभाव है। तकनीक के अभाव में क्या हो रहा है, ये सब संसाधन का उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे। तो वैसा संसाधन जिसको भविष्य में प्राप्त करने की संभावना होती है। अब आते हैं प्यारे बच्चों आगे, विकसित संसाधन। वैसा संसाधन जिसका विकास हो चुका है, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसका उपयोग जारी कर सकते हैं। वैसा संसाधन जिसका विकास हो चुका है लेकिन कहीं कहीं उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जल से जल विद्युत उत्पन्न करना, नदियों से जल विद्युत उत्पन्न करना। प्यारे बच्चों, क्या हो गया, देखो ये विकास संसाधन। कहीं कहीं नदी से जल उत्पन्न होता है, जल विद्युत उत्पन्न हो रहा है, लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहां पे जल विद्युत उत्पन्न नहीं हो रहा। मतलब वैसा संसाधन जिसका विकास हो चुका है, जल विद्युत का विकास हो गया, लेकिन कुछ तकनीकी है, कहीं के कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सब एक ही जैसा लगेगा लेकिन थोड़ा अलग रहेगा। अब आते हैं प्यारे बच्चों भंडार संसाधन। मतलब वैसा संसाधन जो एक जगह जमा है, वैसा संसाधन जो एक जगह क्या है, जमा है, लेकिन इसका किसी कारणवश उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र था H2O, और H2O हम लोग देखते हैं कि जल में हाइड्रोजन भी मिला हुआ है और ऑक्सीजन भी है। क्या हम लोग जल से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जल में क्या है, हाइड्रोजन भी मिला हुआ। अगर जो हाइड्रोजन जल से अलग कर ले तो कितना ऊर्जा उत्पन्न होगा। हम जान रहे हैं कि जल में हाइड्रोजन है, बहुत भंडारित मात्रा में है, अधिक मात्रा में जमा है, लेकिन हम लोग इसका तकनीक के अभाव में इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो वैसा संसाधन जो बहुत मात्रा में एक जगह जमा रहता है, जिसका बहुत ज्यादा भंडार रहता है, लेकिन तकनीक के अभाव में उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या होगा, भंडार संसाधन। अब आते हैं प्यारे बच्चों संचित कोश संसाधन। मतलब वैसा संसाधन, संचित कोश संसाधन क्या है, भंडार संसाधन का ही अंश है। ये भी क्या है, भंडार संसाधन का ही अंश है। मतलब वैसा संसाधन जो मतलब कि एक जगह बहुत ज्यादा संचित कोश, मतलब कि जमा है, अभी कहीं कहीं उपयोग हो रहा है और भविष्य में उपयोग होगा। मतलब एक जगह जमा है, एक जगह स्थिर है, जमा है, और कुछ दिन के बाद, साल 2 साल के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। बता रहे थे ना, नदियों से जल विद्युत उत्पन्न होना, इसमें भी हो जाएगा, नदी से जल विद्युत उत्पन्न करना। ये क्या हो गया, संचित कोश संसाधन। मतलब कि नदी से जल विद्युत उत्पन्न हो सकता है। मतलब वैसा संसाधन जो क्या होता है, एक जगह जमा रहता है, एक जगह संचित है, हम लोग जान रहे हैं, इसका उपयोग भविष्य में आने वाली पीढ़ी कर सकता है, या फिर 1 साल में 2 साल में इसका उपयोग होने की संभावना है। ये क्या हो जाएगा, संचित कोश संसाधन। प्यारे बच्चों देखिए, संभाव्य संसाधन बताए हैं, वैसा संसाधन जिसका भविष्य में उपयोग करने की संभावना है। विकसित संसाधन जिसका विकास हो चुका लेकिन संभाव्य, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। भंडार संसाधन एक जगह बहुत मात्रा में जमा है, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। संचित कोश संसाधन अभी जमा है, लेकिन साल 2 साल में इसका जस्ट उपयोग होने वाला है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब देखना है प्यारे बच्चों आगे क्या है, संसाधन नियोजन एवं संरक्षण। हम पहले से ही बताए हैं, संसाधनों का नियोजन करना और संरक्षण करना बहुत जरूरी होता है। तो आता है एग्जाम में, संसाधनों का नियोजन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों का संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखना है, संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं बुद्धिमता से उपयोग करना क्या पता कह रहे बच्चों, संसाधन नियोजन एवं संरक्षण। मतलब संसाधन का विवेकपूर्ण और दिमाग लगा करके इसका उपयोग करना है। मतलब बुद्धि लगा कर, यदि मान लिया है कि जहां पे जल का उपयोग हो रहा है, कम जल का उपयोग, वहां पे हम लोग कम जल का उपयोग करेंगे। जहां पे ज्यादा जल का उपयोग हो रहा है तो उसको भी क्या करेंगे, बचाएंगे। मतलब संसाधन का विवेकपूर्ण, मतलब दिमाग लगाकर बुद्धिपूर्वक उपयोग करना। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत सारा
बहुत सारा जल है तो जल को पूरा खत्म ही कर दो, बहुत सारा संसाधन है उसको खत्म ही कर दो। नहीं, संसाधनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा संसाधन बचेगा ही नहीं। इसलिए क्या करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, अब बुद्धि से उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधनों का नियोजन या संरक्षण कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, अब आता है सतत विकास की अवधारणा। ये अगर जो हम क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो कितना साल ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया है, सतत विकास क्या है, सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। ज्योग्राफी में कितना बार पूछा है क्वेश्चन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है। सतत, सतत मीन्स होता है लगातार, लगातार। विकास मतलब विकास करना, मतलब लगातार विकास करना क्या कहता है, सतत विकास। अगर जो मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति के पास 100 रुपया है, मतलब कोई व्यक्ति एक साल में 100 रुपया कमाया, तो दूसरा साल में कितना कमाना चाहिए इसको, 120 रुपया। तो क्या हो रहा है, विकास किया। अगर जो किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया जमा है और उसका बेटा इस 1 लाख के 2 लाख बना दिया, फिर उसका पोता आया 2 लाख के 4 लाख बना दिया, तो क्या हो रहा है, उसका आने वाली पीढ़ी विकास करते जा रहा है। पहले 1 लाख रुपया था, फिर 2 लाख बना दिया उसको, फिर 4 लाख बना दिया, क्या हुआ, ऐसे ऐसे वो विकास करते जा रहा है। हंसता हमरा हंसी लगा देता, तो क्या क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। क्या हुआ, सतत विकास। सतत मतलब लगातार विकास करना, क्या कहता है, सतत विकास। मतलब कह सकते हैं हम लोग वर्तमान के पीढ़ी द्वारा, वर्तमान के पीढ़ियों द्वारा भविष्य के पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। देखिए बच्चों, हम क्या बताएं, वर्तमान के पीढ़ी द्वारा, वर्तमान के पीढ़ी मतलब हम लोग, मतलब वर्तमान में जो भी पीढ़ी है उसके द्वारा, उसको आने वाला जो पीढ़ी है, उसके बाद जो पीढ़ी आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए कि हमारे बाद भी कोई व्यक्ति आने वाला है, ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास संसाधन है उसको विवेकपूर्ण मतलब संरक्षण करके, मतलब अच्छा से उपयोग करना क्या कहता है, सतत विकास। जब संसाधन को बचाएंगे तभी तो विकास होगा, और लगातार विकास होगा, बारंबार विकास होगा, तो क्या करना है, संसाधन को बचा करके रखना है, वही क्या कहता है, सतत विकास। देखिए प्यारे बच्चों, ये सब जो टॉपिक है एग्जाम में आता है, जैसे एजेंडा 21, कार्यक्रम 21 क्या है, तो क्या है ये, इसका परिचय क्या हो गया। एजेंडा 21 एक व्यापक योजना है जो सतत विकास के लिए बनाई गई, मतलब कैसे लगातार विकास हो सकता है इसके लिए बनाया गया एजेंडा 21। इसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास को संतुलित करना, मतलब पर्यावरण को कैसे संरक्षण किया जा सकता है, समाज में कैसे लोगों को न्याय दिलाया जा सकता है पर्यावरण के प्रति, और उसका आर्थिक विकास को कैसे संतुलित किया जा सकता है। इसका कार्य कहां हुआ, इसका कार्य कहां हुआ, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, इसका कार्य हुआ किसका, एजेंडा 21 का। इसका विषय क्या था, विषय था जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण, मतलब कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता से देख रहे हैं ना आज क्या हो रहा है, धीरे धीरे सभी मतलब जीव हो खत्म होने के कगार पे है। हम लोग जब पहले थे, जब बहुत छोटा थे, उसमें देखते थे कि बाज जो होता था आसमान में उड़ता था, लेकिन अब क्या हो, बाज है ही नहीं, तो क्या हो रहा, धीरे धीरे जितना जीव है विलुप्त होते जा रहा, तो उन लोग क्या करना, उन लोग को संरक्षण करना इसका उद्देश्य बन गया। इसका महत्व क्या है, सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की रक्षा करने में मदद करेगी, मतलब एक दस्तावेज तैयार किया गया है सबको मिलकर के। एजेंडा 21 कार्यक्रम में एक दस्तावेज तैयार किया गया, एक बुक तैयार किया गया, जो क्या हुआ, आने वाली पीढ़ी जो है इसका अच्छा से उपयोग कर सकता है, उसको मदद मिलेगी। देखिए प्यारे बच्चों, अब आता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। देखिए एग्जाम में आता है बार बार ऑब्जेक्टिव में, इसको याद रखना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 ईस्वी में। कहां हुआ,
रियो डी जनेरो ब्राजील में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण और विकास के मुद्दों को चर्चा करना। इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण विकास कैसे हो सकता है। इसका परिणाम क्या हुआ? एजेंडा 21 और रियो घोषणा पत्र को अपनाया गया। पृथ्वी सम्मेलन का एजेंडा 21 में जितना ही बात हुआ उसको क्या हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान उसको अपनाया गया। इसका महत्व क्या है? पर्यावरण संरक्षण सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ वो क्या? पर्यावरण संरक्षण में सतत विकास करने के लिए बहुत ही अच्छा योगदान मिला, जिससे क्या हो रहा है? पर्यावरण के संरक्षण में काफी योगदान मिल रहा है। अब चलते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1997 ईस्वी में। कहाँ हुआ? जापान के क्योटो में आयोजित हुआ। क्योटो में आयोजित होने के कारण इसको क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। परिणाम क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया और जितना विकसित देश था सब क्या हुआ? उत्सर्जन कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसका महत्व क्या था? जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। लक्ष्य क्या था? पृथ्वी तापमान में जो वृद्धि है उसको कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या करना? कम करना। एक क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य था। देखिए प्यारे बच्चों, क्योटो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यही था कि जलवायु जो है उसको जितना भी प्रभावित हो रहा है उसको कम करना। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है इससे क्या हो रहा है? पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसको कम करना। इससे क्या हुआ? बहुत सारे विकसित जो देश थे ये सब भी इसको अपनाया और क्या हुआ? देश के विकास में पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया। देखिए प्यारे बच्चों, अब आता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ आयोजित हुआ? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। मतलब कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आता है एग्जाम में, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 2002 ईस्वी में। कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इसका उद्देश्य क्या था प्यारे बच्चों? इसका उद्देश्य था सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करना। जितना भी पृथ्वी सम्मेलन हो रहा सबका उद्देश्य है सतत विकास, मतलब आने वाली पीढ़ियों का विकास होना। आप पर्यावरण का संरक्षण मतलब पर्यावरण कैसे संरक्षण किया जा सकता है। इसका परिणाम क्या है प्यारे बच्चों? जोहान्सबर्ग में जो योजना बनाया गया पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, सतत विकास को लेकर के, उससे क्या हुआ? उसको अपनाया गया। इसका महत्व क्या? सतत विकास पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि और क्या है? इसका लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये सब क्या था? क्या है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का लक्ष्य था। अब आता है प्यारे बच्चों क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ? क्योटो में जापान में हुआ। कब हुआ? 1997 में। देखिए प्यारे बच्चों, आता है क्योटो सम्मेलन कब हुआ? 1997 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो जापान के क्योटो में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। इसका परिणाम क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जिसमें विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसका महत्व क्या है? जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान अपनाया गया। मतलब देखिए प्यारे बच्चों, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जलवायु जो भी है जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है दिन पर दिन क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है? उसको कम करने के लिए पूरा विश्व में एक सम्मेलन किया गया ताकि क्या हो? ग्लोबल वार्मिंग एकदम कम हो सके। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग कितना अच्छा से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। डायरेक्ट एक ही वीडियो में क्या किए? सारा कुछ बता दिए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोग से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। वैसे विद्यार्थी जो गरीब है और जो कमजोर है, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिक्षा सागर 9.0। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, ये जो चैनल जो है, इस चैनल पे मैथ का ही वीडियो अपलोड है और सभी विषय का वीडियो अपलोड है। इसमें देखिएगा कितना आसानी ढंग से बताया गया। तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।